फिल्म की शुरुआत अक्टूबर 1972 में उरुग्वे में होती है। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम कुछ के खिलाफ एक मैच खेल रही होती है। प्लेयर्स में से एक रॉबर्टो को रग्बी बॉल मिलती है और वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है। कैप्टन और बाकी सीनियर प्लेयर के चिल्लाने और बताने के बावजूद रॉबर्टो बॉल टीम के प्लेयर्स को पास करने से मना कर देता है और रॉबर्टो की गलती से कोई स्कोर नहीं होता क्योंकि उसे अगली टीम के प्लेयर रोक लेते हैं। पर एक छोटा सा मैच उन्हें फाइनल मैच जैसा लगने लगता है। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब बुरी तरह से मैच हार जाता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी अपने आने वाले मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह मैच पड़ोसी देश चिली में होने वाला होता है और वहाँ अच्छी लड़कियां देखने को मिलेगी। इसलिए विदेश में मैच खेलने जाना दोस्तों के लिए एक गर्व की बात होती है और रोमांचक ट्रिप होती है। पर कुछ लोग वहाँ पर सिर्फ मजे करने के लिए जाना चाहते हैं। नुमा वकील बनने की तैयारी कर रहा होता है। वो आना नहीं चाहता, पर बाहर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और प्लेन की टिकट भी कम पैसों में मिलने के कारण नुमा मान जाता है। मौसम बहुत अच्छा होता है। सभी लोग एयरपोर्ट पर आते हैं और सभी प्लेयर्स की जाने से पहले एक फोटो लेते हैं। फिर प्लेन उरुग्वे से उड़ान भरता है, जिसमें 40 लोग सफर कर रहे होते हैं, जिनमें ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम के 19 खिलाड़ी और चालक दल के 5 सदस्य शामिल होते हैं। डैनियल, फिटो और एडवार्डो चचेरे भाई हैं। सफर के शुरुआत से बीच तक सब कुछ ठीक रहता है। सभी लोग एक दूसरे की तस्वीरें लेते हैं और रग्बी प्लेयर्स के कारण खुशी का माहौल बना रहता है। तो जब विमान एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास उड़ान भरता है तो मौसम तेजी से बदलता है। तूफानी हवाओं और बर्फ के कारण उड़ान में भारी दिक्कतें पैदा होती है। उड़ान का रास्ता ऐसा होता है कि ऊंचे पहाड़ों से बचने के लिए उन्हें रास्ता बदलना पड़ता है और इसके बजाय 2 पहाड़ों के बीच से खुले बाग से यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर यही चीजें बहुत गलत हो जाती है, क्योंकि पायलट प्लेन पर से नियंत्रण खो देता है और प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है और प्लेन बर्फ से भरे एंडीज पर्वत में क्रैश हो जाता है। क्रैश के बाद कुछ यात्री जो बाहर गिरते हैं वो बर्फ के कारण मर जाते हैं, क्योंकि बाहर बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं और कुछ लोग प्लेन के टकराने से मर जाते हैं। बाकी लोग प्लेन में अटके होते हैं। उन्हें निकालने के लिए लंबा और कठिन इंतजार करना पड़ता है और यहाँ से कहानी शुरू होती है। 13 अक्टूबर 1972 दिन 1। प्लेन क्रैश होते ही कुछ ही मिनटों में पायलट की मौत हो जाती है और रेडियो, मोबाइल सब बंद पड़ जाते हैं। क्रैश होने के साथ साथ जिंदा बचे लोगों और बाकी दुनिया के बीच संपर्क टूट जाता है। कुछ लोग पायलट के रेडियो पर से किसी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन के काम करने के लिए कोई बैटरी नहीं होती, क्योंकि जब प्लेन घने बर्फ से ढके पहाड़ पर टकराता है तो वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है, क्योंकि दुर्घटना के बाद पीछे का हिस्सा अलग हो जाता है और वो दूर जाकर गिरता है और दूसरे हिस्से में बैटरी होती है। अपनी कठिन परीक्षा की पहली रात से ही जीवित बचे लोगों को एहसास होता है कि ठंड से खुद को बचाने के लिए उन्हें मरे हुए लोगों के साथ लिपटने की जरूरत है। हालात ऐसे थे कि सूर्यास्त के बाद तापमान में भयानक गिरावट आने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। ये प्लेन का टूटा हुआ अगला हिस्सा था, जिसकी वजह से उन्हें छत मिलती है और वो बर्फ से बचे रहते हैं। बचे लोग पहले कुछ दिन ये उम्मीद करते हुए बिताते हैं कि उनके लिए कोई मदद आएगी। कुछ लोग पानी ना मिलने से तो कुछ लोग बहुत जख्मी होने के कारण मर जाते हैं। जीवित बचे लोग जगह बनाने के लिए विमान को साफ करते हैं और मरे हुए बॉडीज को बर्फ में रख देते हैं। मरने वालों में 12 लोग शामिल होते हैं। उरुग्वे वायु का प्लेन 571 का लापता होना असल में एक खबर बन जाता है और अधिकारी उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। जिंदा बचे लोगों में से कुछ वहां पर निशान बनाते हैं। अगर कोई प्लेन वहां से गुजरे तो उन्हें देख ले। फिर कुछ लोग विमानों की उड़ान की आवाज भी सुनते हैं, लेकिन प्लेन इतनी दूर होता है कि उसे देखना लगभग नामुमकिन होता है और बर्फीली हवा और मौसम बिगड़ने के कारण उन्हें कोई प्लेन नहीं देख पाता। भारी बर्फ ने जमीन के साथ साथ जमीन पर लगभग हर चीज को ढक दिया था। सही जगह का पता लगाना कठिन हो जाता है और ये तय हो जाता है कि क्रैश हुए प्लेन को या उसमें जीवित बचे लोगों को रेस्क्यू प्लेन से नहीं देखा जा सकता। किसी भी मदद का इंतजार करना असल में कठिन हो रहा था। सबसे पहले तो इतनी ठंड के कारण उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी और इसलिए भी कि सभी कुछ हद तक
घायल हो गए थे। कुछ लोगों को बहुत कम इलाज के कारण कोई राहत नहीं मिलती, लेकिन सबसे तकलीफ थी खाने की कमी। बचे हुए सामान में खाने के लिए कुछ नहीं था। उनके सामान में जो कुछ भी था जल्दी खत्म हो गया था। फिर जब उन्हें लगता है कि अब बचाव की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो रेडियो चालू करने के लिए विमान के दूसरे हिस्से को ढूंढने निकलते हैं। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, तब प्लेन उन्हें दिखाई नहीं देता। फिर उन्हें एहसास होता है कि रेस्क्यू प्लेन ने उन्हें नहीं देखा होगा। फिर वो थक जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब उन्हें यहाँ 6 दिन हो गए होते हैं। सभी लोग ठंड से और भूख से परेशान होते हैं। उस जगह बहुत ठंड की वजह से वहाँ कोई जानवर, यहाँ तक कि कोई पौधे भी नहीं थे। फिर भी जिंदा बचे लोग डटे रहते हैं और अपने आप को जिंदा रखने के लिए सोचते हैं। फिर नुमा उस विमान के पिछले हिस्से को खोजने की कोशिश करता है, जो पहाड़ की दूसरी तरफ क्रैश हो गया था। लेकिन दूसरा हिस्सा उनके जगह से बहुत दूर था और इतनी दूरी तय करने के लिए किसी में भी इतनी ताकत बची नहीं थी। आखिरकार बचे लोगों को खाने का सबसे भयानक रास्ता लेना पड़ता है। वो लोग उनके आसपास मरे पड़े लोगों का मांस खाने की सोचते हैं। उसके साथ साथ सीट के कवर और चमड़े के बैग जैसी चीजें खाने की सोचते हैं। उनकी छिलने वाली अपनी त्वचा भी उनके द्वारा खाई जाती है, लेकिन ये उनके लिए पूरा नहीं था। फिर पहली बार अपने मरे हुए दोस्तों और साथियों के बॉडी का मांस खाने का विचार सबके सामने रखा जाता है, तो कई लोग इसके खिलाफ होते हैं। किसी को ये अपने धर्म के खिलाफ लगता है, तो किसी को ये इंसानियत के खिलाफ लगता है। इंसानी मांस खाने के भयानक विचार को धर्म द्वारा हमेशा पाप माना गया है और इसलिए कुछ लोग मांस खाने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर एक और सवाल आता है, वो लोग जो मर गए हैं उनकी मर्जी के बिना उनके शरीर को कैसे खा सकते हैं? ये तो उनका अपमान होगा, और यहाँ से बच भी गए तो उन्हें जेल भी हो सकती है। उनका शरीर अब जवाब देने लगता है। उनको बाथरूम भी खून की आने लगती है। उनका वजन भी कम हो गया होता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर नंदो की बहन सुजाना भी 8वें दिन ठंड और भूख के कारण मर जाती है। जबरदस्त भूख और जिंदा रहने की उनकी इच्छा आखिरकार हावी हो जाती है और बचे लोगों को खुद को जिंदा रखने के लिए इंसान के मांस को खाना पड़ता है। स्ट्राच और उसके चचेरे भाई मांस के टुकड़े करने के लिए आगे आते हैं। वो मांस को छोटे टुकड़ों और भागों में काटने के लिए प्लेन से बाहर जाते हैं। वो लोग कभी किसी को नहीं बताते कि उनने किसका मांस काट कर लाया है। आखिरकार जैसे जैसे ज्यादा दिन गुजरते हैं और मदद की कोई आशा नहीं होती, जिंदा बचे लोग जिंदा रहने के लिए अपनी मौत के बाद उनके शरीर का इस्तेमाल वो खाने के लिए कर सकते हैं, ऐसा एक दूसरे को वादा करते हैं। बहुत से लोग अभी भी इस विचार से परेशान होते हैं। वो मांस का टेस्ट ना आए इसलिए बर्फ के गोले के साथ मांस को खाते हैं। इस दौरान उन्हें एक बैग में रेडियो मिलता है। कुछ हिस्सों को जोड़ के वो एक टूटा फूटा रेडियो बनाते हैं, लेकिन इससे उन्हें और भी अधिक दुख होता है, क्योंकि उन्हें एक दुखी समाचार मिलता है। कोई भी बचाव दल एंडीज पर्वत में उनका पता नहीं लगा पाया था और खराब मौसम के कारण उन्हें ढूंढने के ऑपरेशन अब रोक दिए गए हैं। सबकी उम्मीद अब जवाब देने लगती है, पर नुमा ठान लेता है कि अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। नुमा कुछ साथियों के साथ फिर से प्लेन का दूसरा हिस्सा ढूंढने को निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें गैस्टन की लाश उस प्लेन के दूसरे हिस्से के पास मिलती है और कुछ बाकी लोगों की भी। गुस्ताव सभी की लाश पर से निशानी के तौर पर कुछ न कुछ सामान उठाता है। उन्हें पहाड़ पर ही रात हो जाती है। वो एक दूसरे को पकड़ कर सोते हैं। सुबह होते ही वो प्लेन के टुकड़े से फिसल कर नीचे आते हैं। उनमें से एक की ठंड की वजह से आंखें खराब हो जाती है। मौसम और भी खराब हो जाता है और पहाड़ से बर्फ खिसकने लगती है। बर्फ प्लेन को ढक देता है। कुछ लोग अंदर दब जाते हैं, कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग अभी भी जिंदा रहते हैं और वो प्लेन में रखे लाशों का मांस खाने को मजबूर होते हैं। लेकिन कुछ लोग ठान लेते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए वो शहर की तलाश करने का फैसला करते हैं। 4 लोग रॉबर्टो, नंदो, टिंटिन और नुमा पूर्व की ओर निकलते हैं, ये विश्वास करते हुए कि वो पर्वतों को पार कर सकते हैं और आखिर में चिली तक पहुंच सकते हैं। इस सफर की शुरुआत में ही नुमा को अपना सफर रोकना पड़ता है और प्लेन पर वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि उसे लगी चोट के कारण उसके पैर में इन्फेक्शन हो जाता है। प्लेन में वापस आर्टुरो नोगिरा और राफिल इचारवेन इन्फेक्शन और ठंड के कारण दम तोड़ देते हैं। बाकी 3 लोग चलते रहते हैं और ये सफर
आखिर में प्लेन की टूटी हुई पूंछ को खोजने में खत्म होता है। तीनों बचे हुए लोग बाकी लोगों के लिए एक उम्मीद वापस लाते हैं। फिर अगले कुछ दिनों तक वो लोग शहर से संपर्क करने के लिए पूंछ से बचाए गए हिस्सों से बिजली का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और वो उनके मौत की खबर रेडियो पर सुनते हैं। 29 नवंबर को अभी भी 17 लोग जीवित बचे होते हैं। टिनटिन जीवित बचे लोगों की तस्वीरें लेता है और जब 11 दिसंबर 1972 को नुमा की भी मृत्यु हो जाती है तो बाकी लोग एक बार फिर पूर्व की ओर सफर करने का फैसला करते हैं। वो इस बार पूरी तैयारी के साथ सफर पर निकलते हैं। मौसम अब तक बहुत बदल चुका था। सर्दियां बीत चुकी थी और सूरज हर दिन तेज होता जा रहा था, जिसमें रॉबर्टो, नंदो और टिनटिन के लिए दूर चलना थोड़ा आसान हो जाता है। वो लोग अभी भी रास्ते में कठोर हवाओं और बर्फ का सामना करते हैं। तीनों आखिरकार पर्वत के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और नीचे खुली घाटी को देखते हैं, जिसके बाद आगे निचीली और लोगों की बस्ती होगी। खाने का सामान खत्म ना हो जाए इसलिए टिनटिन यहाँ से प्लेन पर वापस लौट आता है, जबकि रॉबर्टो और नंदो मदद ढूंढने के अपने सफर पर आगे बढ़ते रहते हैं। और सफर के दौरान उनको बहुत ज्यादा तकलीफें होती है, उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। फिर बाद में रॉबर्टो और नंदो पानी पीने के लिए एक नदी पे रुकते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है। वो नदी के दूसरे तरफ होने के कारण उसे एक कागज पर लिख के बताते हैं कि वो लोग प्लेन क्रैश में फंसे हुए लोग हैं और उनके बाकी साथी अभी भी प्लेन में जिंदा है। वो आदमी तुरंत दूसरे लोगों से जाके मिलता है और उन्हें जल्द ही गांव वापस ले जाया जाता है। यही से वो चिली के अधिकारियों को संदेश भेजते हैं और उनसे बचाने के लिए मदद मांगते हैं। आखिरकार 22 दिसंबर 1972 को नंदो और रॉबर्टो चिली के एक गांव में होते हैं, जिसके तुरंत बाद वहां पुलिस आती है और मीडिया रिपोर्टर उनकी तस्वीरें लेने के लिए इकट्ठा होते हैं और उनके जिंदा होने की खबर फैलाते हैं। यही खबर रेडियो चैनल पर भी सुनाते हैं, जिससे बाकी बचे लोगों को जो अभी भी प्लेन पर फंसे हुए थे उन्हें राहत मिलती है और उन्हें ये भी खबर दी जाती है कि मदद जल्द ही उनके पास आ रही है। सभी लोग बड़े खुश और उत्साही हो जाते हैं। सब लोग अच्छे तरीके से कपड़े पहनते हैं और अपने बालों में कंघी करते हैं। सभी की निशानियों को इकट्ठा करते हैं। आखिरकार बचाव हेलीकॉप्टर इलाके का चक्कर लगाते हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं पर गस्तावो को बैग लेकर आने से मना कर दिया जाता है। पर वो बैग के बिना नहीं आना चाहता, क्योंकि उस बैग में सभी मरे हुए लोगों की निशानियां होती है, जो उनके परिवार के लिए एक आखिरी याद है। और सभी मान जाते हैं और सभी लोगों को असल में आने वाले मृत्यु से बचा लिया जाता है। एंडीज की बंजर और बर्फीली जगह में 72 दिनों तक जीवित रहना कोई छोटी चुनौती नहीं होती है और उनकी तकलीफें यही खत्म हो जाती है।